Yeah, welcome to JK Shah classes, revision sessions. Myself, Professor Gaurav, and let me start with Group 1 का accounting standard, that is disclosure of accounting policies. Now see friends, बहुत ही छोटा स्टैंडर्ड है, एक जस्ट ओवरऑल आइडिया देना है मुझे तुमको, बहुत सारा बात नहीं करने का जरूरत। ये स्टैंडर्ड का मेन पर्पस क्या है कि अपना अकाउंटिंग पॉलिसीज डिस्क्लोज करना है, बरोबर है। उसके रिलेटेड एरिया में डिस्कशन होता है। सबसे पहला एरिया है कि कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी के अंदर क्या क्या चीज होना चाहिए, कंसिडरेशंस फॉर सिलेक्टिंग एन अकाउंटिंग पॉलिसी, और दूसरा बेसिक अकाउंटिंग अजम्पशंस। दो चीज है। ऑफ कोर्स वैसे तो ऑब्जेक्टिव्स और फिर डेफिनेशन बहुत कुछ है, बट फॉर रिवीजन पर्पस हम लोग उतना सब नहीं करना है, वो तो मेन लेक्चर में कर लिया है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या क्या चीज ध्यान में रखना है? कंसिडरेशन फॉर सिलेक्टिंग एन अकाउंटिंग पॉलिसी। तो सबसे पहला चीज है प्राइमरी कंसिडरेशन, फंडामेंटल आई कैन से, और दूसरा अदर कंसिडरेशंस आई कैन से। प्राइमरी कंसिडरेशन क्या है कि कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी शुड गिव अस ट्रू एंड फेयर व्यू, इट शुड गिव अस ट्रू एंड फेयर व्यू, बराबर है। और अदर कंसिडरेशन है हमारा सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म। हम लोग को सब्सटेंस को देखना है, नहीं कि लीगल फॉर्म को। सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म। प्रूडेंस मीन्स एंटीसिपेट लॉस, डू नॉट एंटीसिपेट गेन्स। और तीसरा है मटेरियलिटी, मीन्स वी आर नॉट सपोज टू प्रिपेयर अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉर छोटू छोटू मटेरियल इमटेरियल आइटम्स, सिर्फ मटेरियल आइटम्स के ऊपर अकाउंटिंग पॉलिसी बनाना है। ये हमारा है कंसिडरेशंस फॉर सिलेक्टिंग एन अकाउंटिंग पॉलिसी। अगर कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी हम बनाएंगे तो ये सब चीज ध्यान में रखने का या कंसिडर करने का। उसके बाद फ्रेंड्स, जो इस चैप्टर का एक दूसरा इंपॉर्टेंट है, बेसिक अकाउंटिंग असम्पशंस। What are the basic accounting assumptions? So सबसे पहला है गोइंग कंसर्न, मतलब हमारा बिजनेस चलता रहेगा। हाँ, ऐसा नहीं, बट ऐसे 570 के साथ कनेक्ट करने का कि एटलीस्ट 12 months द बिजनेस इज गोइंग टू बी कंटिन्यूड, हेंस वी प्रिपेयर आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑन हिस्टोरिकल बेसिस। दूसरा है अक्रूवल, मतलब क्या था सर, इनकम्स और एक्सपेंस को तभी लिखने का जब वो हो जाते हैं, अक्रू हो जाते हैं, नॉट कि जब पेमेंट होता है या तो पेमेंट रिसीव होता है। एंड लास्ट कंसिस्टेंसी। क्या था कंसिस्टेंसी? सर, वी आर प्रिपेयरिंग आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेस्ड ऑन कंसिस्टेंट अकाउंटिंग पॉलिसी। कंसिस्टेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, जो अकाउंटिंग पॉलिसी पहले यूज होता था वही अकाउंटिंग पॉलिसी को हम अभी भी यूज कर रहे हैं। देयर इज नो चेंज इन अवर पॉलिसी। इसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी। इसका मतलब ये नहीं कि अकाउंटिंग पॉलिसी रिवाइज नहीं हो सकता है। जब AS5 अलाउ करता है तो हम रिवाइज करते हैं, बट इसको हम बेसिक बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ बेसिक? बोले तो यू नीड नॉट डिस्क्लोज इट एनीवेयर कि हम लोग गोइंग कंसर्न है, अक्रूवल है। हमेशा ऐसा माना जाता है कि यही पॉलिसीज फॉलो हो रहा है। वी ऑलवेज कंसिडर दैट द सेम पॉलिसीज आर बीइंग फॉलोड। दिस इज नथिंग बट बेसिक अकाउंटिंग assumptions, my dear. No need to write anywhere. It is always considered that you are a going concern, you are accrual, and consistently you are following your policies on year basis. जो last year था वही policy, हाँ change कर सकता अगर AS5 अलाउ करता है। और एक चीज याद रखना है, अगर तुमने अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज किया तो डिस्क्लोज करने का है। सिर्फ डिस्क्लोजर से काम नहीं चलेगा, यू ऑल्सो नीड टू
गिव द इम्पैक्ट ऑफ दिस चेंज, क्या हमने हमारा अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज किया, इसके कारण हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे क्या इफेक्ट हुआ है, फाइनेंशियल इफेक्ट इज टू बी डन। या फ्रेंड्स, सो दिस इज ऑल अबाउट योर AS1। ऑफ कोर्स छोटा सा डेफिनेशन, एरियाज क्या था, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज का डिस्क्लोजर करना है, फंडामेंटल, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और अक्रूवल। ठीक है, ये 3 चीज था। उसके बाद क्या क्या चीज ध्यान में रखने का, पहला था ट्रू एंड फेयर व्यू, सबसे इंपॉर्टेंट, शुड रिप्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू। और फिर बाद में हम लोग ने बोला प्रूडेंस, सब्सटेंस ओवर फॉर्म और मटेरियलिटी। क्लियर फ्रेंड्स, इधर तक पहुंचे थे हम लोग। ऑफ कोर्स नाउ दिस आर थिंग्स। अब ये क्लास वर्क सम्स तो ऑलरेडी क्लास में हो गए थे। हाँ, उसमें से दिस वाज वेरी गुड क्वेश्चन, एग्जाम में 2 दफा पूछा गया था कि हम गोइंग कंसर्न नहीं है और हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना है। सो व्हाट इज ऑलरेडी डन इन द क्लास, इट मेक्स नो सेंस आई डू इट अगेन। हाँ, आई विल जस्ट जंप ऑन सम 3 क्वेश्चंस फ्रॉम द पास्ट पेपर सेक्शन, डिस्कस कर लेते बिकॉज ये थियोरिटिकल स्टैंडर्ड है। एक्सप्लेन ब्रीफली 2 लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। हमारे लिए क्या लिमिटेशंस है, तो सबसे पहला लिमिटेशन के तुम मेरे को चॉइस दे देते हो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, या तो ये करो या तो ये करो, तो मैं कंफ्यूज हो जाता है। लाइक either you follow weighted average method, you follow first in first out method for inventory valuation, तो मेरे लिए कंफ्यूजन है सिलेक्शन किसको देने का। दूसरा, अगर मेरे पास कोई ऑल्टरनेटिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अवेलेबल है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रेस्ट्रिक्ट कर देता है कि नहीं सर आपको तो यही फॉलो करना है, यू हैव टू फॉलो दिस मेथड ओनली, यू कैन नॉट फॉलो सम अदर मेथड। सो इट लीड्स टूवर्ड्स रिजिडिटी, ऐसे देखने चाहेंगे तो, फ्रॉम फ्लेक्सिबिलिटी, lack of flexibilities and restricted scope and of course difficulties in making choice। ये बेसिक लिमिटेशंस है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। चलो, what are the alternative measurement basis for determining the value at which the element can be recognized in balance sheet? किस वैल्यू पे हम हमारे असेट लायबिलिटी को बता सकते हैं। मैं असेट के ऊपर डिस्कशन करता है। सबसे पहला हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब द वैल्यू एट विच आई हैव बॉट द असेट एज reduced by any amortization or depreciation, उसको हम बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस। दूसरा है करंट कॉस्ट। करंट कॉस्ट मतलब क्या, यही असेट अगर मैं वापस खरीदने जाता हूं तो आज क्या प्राइस देना पड़ेगा। जैसे मैंने गाड़ी खरीदा है, 10 लाख का गाड़ी है, तो उसका हिस्टोरिकल कॉस्ट तो 10 लाख है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया तो उसका वैल्यू घट के 7 लाख इट इज देयर। सो 7 लाख इज नथिंग बट रेफर्ड एज हिस्टोरिकल कॉस्ट। लेकिन यही गाड़ी आज खरीदने जाते हैं तो 12 लाख आज लगता है, सो दिस इज रेफर्ड एज करंट कॉस्ट ऑफ द असेट। तीसरा इज नथिंग बट माय डियर स्टूडेंट्स एनआरवी और रियलाइजेबल वैल्यू, कि सर तुम्हारे पास जो गाड़ी पड़ा है उसको अगर हम बेच देते हैं, इफ वी सेल ऑफ द कार देन हाउ मच वी विल गेट, इज नथिंग बट रियलाइजेबल वैल्यू। और लास्ट इज नथिंग बट प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू बोले तो ये गाड़ी मेरे को जो बेनिफिट्स देने वाला है उस बेनिफिट्स को मैं डिस्काउंट कर देगा, और आज के वैल्यू लाइक भाड़ा देने वाला है, आई हैव गिवन द कार ऑन रेंटल बेसिस, तो एवरी ईयर आई एम गोइंग टू गेट रेंट, तो वो जो रेंट मिलने वाला है उसको मैं डिस्काउंट करके मेरे हाथ में कितना टोटल आएगा वैल्यू, उसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू। बिकॉज ये रेंट मिलेगा 4 साल 5 साल, उसको डिस्काउंट करके आज का वैल्यू फाइंड करो। दिस इज नथिंग बट प्रेजेंट वैल्यू। दिस आर द 4 मेजरमेंट बेसिस माय डियर, हिस्टोरिकल कॉस्ट, करंट कॉस्ट, फिर रियलाइजेबल वैल्यू और फिर प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, एकदम छोटा सा पॉइंट है, कुछ बड़ा नहीं इसमें। बेसिकली ये फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लिया हुआ क्वेश्चन है, हम उसको AS1 के साथ कर रहे हैं अभी। दिस क्वेश्चन इज विद रिस्पेक्ट ऑफ कोर्स लास्ट क्वेश्चन, फिर हम लोग AS1 को बंद करके दूसरे स्टैंडर्ड को स्टार्ट करेंगे, लेकिन दिस इज नथिंग बट विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल कैपिटल एट हिस्टोरिकल कॉस्ट। अगर फाइनेंशियल कैपिटल अगर हिस्टोरिकल कॉस्ट पे है तो क्या है, मतलब क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल, शंकर स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 17 विद 12 लाख, represented by 60,000 यूनिट्स ऑफ 20 each, मतलब 60,000 यूनिट्स खरीदा 20 रुपये में, 60,000 into 20 12 लाख। ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर एंडिंग ऑन 31st March ही सोल्ड एंटायर स्टॉक फॉर 30 रुपए में बेच दिया। इसका मतलब 60,000 into 30 मेरे को 18 लाख मिला। इन ऑर्डर टू मेंटेन द कैपिटल इंटैक्ट कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट विच कैन बी विड्रॉन बाय शंकर इन द ईयर 17-18। तो मेरा कैपिटल कितना है हिस्टोरिकल कॉस्ट पे 12 लाख, दैट इज नथिंग बट 60,000 into 12। अभी मेरे पास कितना कैपिटल पड़ा है 18 लाख, बिकॉज मैंने बेचा 30 रुपीज में,
तो मैं कितना विड्रॉ कर सकता हूँ? मुझे मिनिमम 12 लाख का कैपिटल चाहिए, अभी मेरे पास कैपिटल 18 लाख है, तो 6 लाख विड्रॉ कर सकता हूँ। यहाँ पे हिस्टोरिकल कॉस्ट बोला इसलिए मैंने 12 लाख किया। 12 लाख कैसे आया? 60,000 इंटू 20। इसकी जगह उन लोग ने ऐसा बोला रहता करंट कॉस्ट, और समझो कॉस्ट है 25, तो मैं बोलता था 60,000 इंटू 25। तो फाइनेंशियल कैपिटल इज मेंटेन्ड एट करंट कॉस्ट। नाउ आई एम सेइंग फाइनेंशियल कैपिटल इज मेंटेन्ड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो वही है, मेरा क्लोजिंग कैपिटल है 18 लाख, ओपनिंग है 12 लाख, मैं कितना विड्रॉ कर सकता हूँ? 6 लाख मैं विड्रॉ कर सकता हूँ। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द बेसिकली हाँ AS1 के साथ कनेक्ट कर डाला है मैंने फ्रेमवर्क को। सो बहुत छोटा सा स्टैंडर्ड था। Let us end up this standard and now move on to some other accounting standards. Thank you very much.